वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज आपका स्वागत है क्लास नंबर 13th में, ठीक है। और ये हमारा फिर से थोड़ा सा बताता हूँ कि ये 20 डेज़ जीएस कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसमें 20 डेज़ में आपको इतना खींच के जीएस कराया जाएगा। और इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि देखिए नोट से कराई जा रही हैं चीज़ें, है ना। अगर ये क्लास के माध्यम से कराई जाएँ तो ये 3 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन नोट्स से क्या होता है कि देखिए एक ही नोट्स में एक पेज में 2 साइड लिखा हुआ है, कंजेस्टेड लिखा हुआ है, साफ लिखा है, टू द पॉइंट, सिर्फ वो कंटेंट है जिससे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पॉसिबल है। अब फ़िलहाल जो भी टाइम पॉसिबल है उसमें बेस्ट खींचना है ना। तो थोड़ा और टाइम अगर मिल जाता तब तो और मज़ा आ जाती, बट कोई बात नहीं। आगे की भी जो लोग प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस बैच में अभी नॉमिनल फ़ीस है इतनी बस, और आगे फ़ीस का इंक्रीमेंट भी किया जाएगा क्योंकि कंटेंट आप देख रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी में एक बार आपने तैयारी कर ली तो फिर आपको बस यही रिवाइज़ करते रहना है और हमेशा जो भी करंट है वो करंट पढ़ते रहना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस हो गया। ना कोई बुक खोलनी है प्री के लिए, ना कुछ करना है। बुक्स खुलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मेंस के लिए खोली जाएगी। और मेंस का भी प्लेलिस्ट में डेमो पड़ा है, आप देख सकते हो कि मेंस को भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ करवाया जाता है कि वहाँ पे कैसे आप लिख पाओ चीज़ें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपको वहाँ नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप जुड़िए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक बार ये बैच अभी आपने ले लिया जो कि अभी स्टार्टिंग है, तो फ़ीस ये रखा है प्रमोशन के लिए। फिर हमेशा आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट के पीसीएस हो, वन डे एग्ज़ाम हो, बस यही रिवाइज़ करते चले जाओ, कहानी के तरीके सुनते चले जाओ, हो जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ का क्या इशू है वो हमने आपको बता दिया है कि क्यों अभी पीडीएफ पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। तो आर्टिकल 169 आपको याद रखना है, एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ विधान परिषद को लेकर के है, ठीक है। और 170 क्या है, किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में मिनिमम 60 सीट, मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है, ये आपको याद रखना है 60 और 500। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है 60 और 500 कि ये भी सीट की स्ट्रेंथ पूछी गई है कि किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है होती है, ठीक है। तो विधानसभा की मिनिमम सीट कितनी होती है 60, और मैक्सिमम कितनी तक ले जा सकते हो किसी भी राज्य की 500 तक। तो 60-500 आपको यहाँ से याद रखना है। आर्टिकल याद रख लेना है 170 जो कि उनकी सीट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, ठीक है। ये 171 जो है कंपोजिशन की बात करता है विधान परिषद के, ये देख लीजिए। तो फिलहाल 169 एंड 170 बस आप याद रख लेना, 60 से लेके 500। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है और आर्टिकल तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो यहाँ से उठ के आती है, ठीक है। वो क्या है कि जो विधान परिषद है, ठीक, वहाँ पर नॉट मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूपी है ना, यूपी की अगर आप बात करोगे तो सपोज़ कोई स्टेट की आप बात कर रहे हो, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि वो कौन सी टोटल कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर बाई कैमरल है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जहाँ पर आपका ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कितनी स्टेट्स हैं पहले तो ये बताइए, और उसके बाद उनके नाम बताइए, ठीक। ये दो चीज़ आप कमेंट में कीजिए, इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उनके नाम बताइए, ठीक। ये आपका कमेंट में इसको आप करके बताइए, ठीक। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो पता है। इसके अलावा नॉट मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। 1/3 से ज़्यादा मेंबर जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक, उसकी 1/3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 1/3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखो लिखा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होगी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे पर्टिकुलर स्टेट में, वो
1/3 विधानसभा जो है उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। दो लॉजिक हैं, ठीक। पहला लॉजिक कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, और दूसरा लॉजिक 1/3 ऑफ विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। और दूसरा लॉजिक क्या है कि मिनिमम 40 होने ही चाहिए, मिनिमम 40 होंगे और मैक्सिमम 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बस। इसके अलावा आपको लक्ष्मीकांत नहीं उठानी है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई क्वेश्चन बनेगा तो जो मैंने अभी आपको होमवर्क में कमेंट में पूछा है वो बनेगा, या फिर जितना यहाँ लिखा हुआ इतना बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट कहाँ है भैया, वो है यूपी में 100, और सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। तो बाकी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, वो सब आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स की। 164 ये कहता है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। यानी जब मिनिस्टर की जो बात किया जाएगा जिसमें से सीएम इंक्लूड रहेगा, इंक्लूडिंग सीएम, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 15 मस्ट शैल नॉट एग्जिस्ट, है ना, शैल नॉट एग्जीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब जो संख्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसके 15% तक ही बनाए जाएंगे, वही मिनिस्टरों की संख्या होगी सीएम को मिला करके, ठीक। और मिनिमम मिनिस्टर जो होंगे, जो मिनिमम मिनिस्टर होंगे वो कितने होंगे, सीएम को लेकर के मिनिमम 12 होंगे, ये ध्यान रखना। और कौन से संविधान में इसकी बात की गई है, 91 संविधान संशोधन में इसकी बात की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिमम मेंबर स्टेटमेंट दे सकते हैं कितने होते हैं, ठीक है, एक आपको ये पता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम और मैक्सिमम सीट कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/4 1/3 विधान सभा से, ठीक है। मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, सीएम को मिला करके एक्सक्लूडिंग सीएम 15% होना चाहिए, 12% होना चाहिए। मिनिमम मिनिस्टर कितने होने चाहिए सीएम को मिला करके, घुमा के दिख देगा कि सीएम एक्सक्लूडिंग सीएम 12 होने चाहिए। तो ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, वो सब ना हो इसलिए सारी एकदम समझिए जड़ तक आपको सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भागने की और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सैलरी है, अलाउंस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट डिटर्न बाई रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, इसको बताते हैं, ठीक। सीट्स देख लो एमएलए और एमएलसी की, ये आपका होमवर्क है, ठीक। मतलब विधान परिषद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा की सीटें आप कम से कम 7-8 स्टेट्स की देख के याद कर लो, ठीक है। वो आपको नहीं कराने जा रहे हैं, वो आपको खुद करना है, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है ये साइक्लोन। बस देखिए साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, चाहते तो इसको उठा के ज्योग्राफी के पोर्शन में ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले गया क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा गया कि नज़र के आगे बना ही हुआ है घूम फिर के, तो इससे पहले कि मिस होता ये यहाँ पर लिख दिया गया फटाक से कि जैसे भी तैसे हमको ये अपने दिमाग में चिपका लेना है। एक तो ये कि हाई प्रेशर से लो चलता है, स्टेटमेंट दे देगा लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। दूसरा नॉर्दर्न स्टेटमेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की क्या है मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे क्या है साउथ में क्लॉकवाइज, ये पता होना चाहिए। ऊपर एंटी नीचे क्लॉकवाइज, ठीक। इसका एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना, चक्रवाती शायद साइक्लोन को बोलते हैं, चक्रवाती बोलते हैं, ठीक। अच्छा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, है ना, तो इनके लैटिट्यूड्स क्या हैं, तो इनके लैटिट्यूड्स हैं 8 से 24 दोनों हेमिस्फीयर में, है ना। ये मान लीजिए इक्वेटर है तो 8 से 24, और इधर 8 से 24, ये, ठीक। तो 8 से 24 लैटिट्यूड है इनका, ठीक है। और
डू नॉट डेवलप नियर इक्वेटर ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डू नॉट डेवलप नियर इक्वेटर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे लगभग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। इस वजह से जो है ये इक्वेटर के पास डेवलप नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट देगा ये, ठीक है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड नियर इक्वेटर बट दे आर फॉर्म्ड एट 8 डिग्री टू 24 डिग्री, है ना, लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर। रीज़न दिया होगा लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स, या फिर दिया होगा क्या कहते हैं हाई कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो आपको क्या बताना है कि लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो कि लगभग इक्वेटर पे ज़ीरो हो जाता है। इक्वेटर बराबर ज़ीरो कोरियोलिस फोर्स कॉल्ड डोल्ट्रम। यहाँ पे एकदम शांति बनी रहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, ये भी स्टेटमेंट में आपको खुद पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक जगह आपको 3-4 चीज़ मिल रही है। एक तो ये याद रखना, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो इस वजह से नहीं बनता, ये याद रखना। डायमीटर याद रखना 500 से 800 किलोमीटर, क्योंकि अब थोड़ा फैक्ट में जा रहा है। सेंटर पर विंड जो होती है इसके, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो सेंटर होता है 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, विनाशकारी होती है ना, उड़ा ले जाती है एक साथ, तबाही। इन साइक्लोन की उत्पत्ति ओशियन के वेस्टर्न साइड में होती है। ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, तो कहाँ पर इनके ओरिजिन होता है, वेस्टर्न साइड ऑफ ओशियन, ठीक। बिकॉज ईस्टर्न साइड में ड्यू टू कोल्ड करंट टेम्परेचर इज़ लेस। यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, कोल्ड करंट ज़्यादा होती है। ये सब टॉपिक में आ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, लेकिन क्वेश्चन अलग ही फॉर्म इसमें बना सकते हैं कि जो यही दे देगा कि ईस्टर्न साइड में कोल्ड ज़्यादा है करंट कि वेस्टर्न साइड में है। जो साइक्लोन डेवलप होते हैं वो वेस्ट में ज़्यादा डेवलप होते हैं कि ईस्ट में डेवलप होते हैं। फिर घुमाएगा कि ईस्ट में लिख देगा हाई टेम्परेचर, वेस्ट में लिख देगा लो टेम्परेचर। तो वहाँ पे आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इसको जो है यहाँ से कर पाओगे। और आप क्या बताओगे कि भैया हमको तो 4-6 चीज़ ही बताई गई थी, हमने पूरी किताब नहीं पढ़ी थी, इस वजह से हमारे दिमाग में चीज़ें चिपकी हुई हैं। वो 4 से 6 चीज़ क्या बताई गई थी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो दोनों तरफ आएगा हेमिस्फीयर में, 8 से 24 डिग्री सन ने इसका बताया था, ठीक है। ये इक्वेटर के पास नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ये भी बताया था। इसका डायमीटर बताया था कि 500 से 800 किलोमीटर तक का इसका डायमीटर बताया था। और इसके सेंटर पे स्पीड जो बताई थी, क्योंकि सर ने बताया था सबको उड़ा ले जाता, तो उड़ाने के लिए 200 की स्पीड तो लगभग चाहिए, ये 120-200 है ना, ये स्पीड हो गई। फिर एक पॉइंट और बताया था कि इनका जो ओरिजिन होता है ना, इन साइक्लोन की जो उत्पत्ति होती है ओशियन के वेस्टर्न साइड में होती है, ठीक। क्योंकि ईस्टर्न साइड में कोल्ड करंट ज़्यादा है, इधर जो है कोल्ड करंट ज़्यादा है और टेम्परेचर वहाँ होता है कम। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। 100% है, 100%। इन पॉइंट से तोड़ मरोड़ करके एक क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा। जब आप एग्ज़ाम करके आओगे तो कमेंट ज़रूर करना कि ये इन नोट से आपको क्या क्या देखने को मिला, ठीक, हर हाल में। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं आपको अभी तक सबसे कंफ्यूजिंग लगता होगा और ये देख के आप कह दोगे कि हाँ बहुत ज़बरदस्त नोट्स में मेहनत की गई है। एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है आयोग का, वो आपने देखा होगा। ये ऑप्शंस आपको आर्टिकल में और मैचिंग में दे दिए जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं और स्टेट्स दे दिए जाते हैं, किन स्टेट से रिलेटेड है, और ये हमेशा जो है कंफ्यूज आपको करते हैं। तो अब ये कंफ्यूज ना कर पाएँ इस वजह से आपके साथ ले आया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगली क्लास में इनके बारे में जब हम पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, अगर आपको मेहनत, एफर्ट्स, कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो लाइक करने में परहेज मत कीजिए। ये OLQs होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, इसको दिखाइए, अगले को मोटिवेट कीजिए। फ़ीस नामात्र के बराबर 100 रुपये है, इसके बाद भी अगर आप लाइक शेयर कमेंट ना करो तो बेकार है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब ज़रूर दो। एक बार जो आप लिख जाओगे
तो आपको हमेशा वो याद होगा। और जो लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं 24/7, एक बार आप जुड़ गए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आप पूछ सकते हैं। मोटिवेशन के तौर पे जब भी समय मिलता है तो जो भी बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं पर्सनली, उनसे मैं खुद क्वेश्चंस पूछता हूँ पर्सनली। जैसे आर्टिकल पूछा या ये बताया, ये पूछूंगा, तो वो जब आप जवाब देते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो आप पर्सनल गाइडेंस भी, आप एक बार जुड़ोगे ना 100 वाले बैच में, तो ये सब आप कर सकते हो। पर्सनल मैसेज कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको अलग जो इस बैच में जो करंट है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, लास्ट मोमेंट, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। खुद अलग से नोट्स, स्क्रीनशॉट भी पॉसिबल होगा तो दे दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस हमेशा के लिए। अब बात करते हैं इन आर्टिकल्स की। अच्छा, इन आर्टिकल्स को एक क्विक रिव्यू में देखो। 371, फिर ABCDEFGHIJ, 371, फिर ए से लेकर जे तक हम लिख देंगे क्या, अल्फ़ाबेट्स। इतना काम हम करेंगे, ठीक। इतना पता चल गया ना। पहले हम 371 लिख देंगे विदाउट अल्फ़ाबेट, फिर हम नीचे लिखना शुरू करेंगे 371 ए से लेकर के जे तक पूरा अल्फ़ाबेट्स, ठीक। और ट्रिक याद रखेंगे, ये ट्रिक क्या है, एक बस लाइन याद रखनी है, 2 बार 3 बार आप बोलोगे, आसान से याद हो जाएगी। कोई ये चौपाई नहीं है कि लोग सोचते हैं कि याद नहीं होगा। अब देखना, नाश हो गई मड़ी, जो मड़ी थी वो नाश हो गई, ठीक। किस वजह से, अंधेरे में, ठीक। नाश हो गई एक देखो, एक मड़ी थी, ठीक। नाश हो गई मड़ी, अंधेरे में तेल था, अंधेरे से सीखो, मज़े करो, है ना। और अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक ना करो। देखो कितना आसान ट्रिक है। एक मड़ी थी, ठीक, जो नाग देवता वाली मड़ी होती है, एक मड़ी थी एक के पास, वो क्या हो गई, नाश हो गई, है ना। तो नाश हो गई मड़ी, ठीक। क्यों, क्योंकि वहाँ अंधेरा था, अंधेरे में नाश हो गई। कैसे, वो मड़ी गिर गई तेल के डिब्बे में, है ना। फिर कहता है कि भैया अंधेरे से सीखो क्या, मज़े करना। जैसे आप मान लो बचपन में पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क करते हो और लाइट चली जाती, अंधेरा हो जाता था, तो क्या करते थे, सोने लग गए, बहाना मिल गया, खेलने लग गए कि लाइट नहीं आ रही है ना। तो अंधेरे से सीखो, मज़े करो। और फिर जब मज़े कर लिए तो अगले दिन जब होगा तो अरुण नाम के एक व्यक्ति हैं जो फूफा हैं, सपोज़ आपके, अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक ना करो। अगले दिन आपको अरुण फूफा के साथ गोवा जाना है बिना नाटक किए, ठीक। मतलब नाश हो गई मड़ी, ठीक, समझिएगा, नाश हो गई मड़ी अंधेरे में, क्योंकि वहाँ तेल था, तेल में गिर गई तो नाश हो गई, ठीक। अब अंधेरे से सीखो, मज़े करो। जब मज़े कर लिए तो अगले दिन आया, तो कह रहा है अगले दिन अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक ना करो। अब देखो 371 आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और याद कर लिया कि भैया हमको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, 371 के आगे गोल गोल डिब्बा बनाना है, उसमें लिखना है महाराष्ट्र और गुजरात, बस उसमें लिखना है महाराष्ट्र और गुजरात। अच्छा, फिर नाश हो गई मड़ी, NA से क्या हो गया, नागालैंड, नाश NAAS स्पेलिंग नाश, AS से क्या हो गया, आसाम, मड़ी से क्या हो गया, मणिपुर। नाश हो गई मड़ी, कैसे, अंधेरे में, अंधेरे में नाश हुई ना, तो अंधेरे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक। कैसे, तेल, तेल में गिर गया ना अंधेरे में, है ना, तेल से क्या हो गया, तेलंगाना। फिर कह रहा है अंधेरे से सीखो, मज़े करना, अंधेरे से सीखो, मज़े करना। अंधेरा आंध्र प्रदेश, सीखो सिक्किम, मज़े मिजोरम। अब मज़े कर रहा, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, मज़े कर रहा है कॉपी किताब बंद करके। अगला दिन आया, कह रहा है अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। अरुण फूफा, अरुण क्या है, अरुणाचल प्रदेश, या अरुण के साथ गोवा जाओ, है ना, फूफा मत भी लिखो, अरुण के साथ गोवा जाओ। फिर क्या है, गोवा मिल गया, ठीक। नाटक मत करो, कर्नाटक, ठीक। तो A आर्टिकल लगा दो, B C D
ठीक, फिर ई, फिर एफ, जी, आई, जी, एच, आई, जे, ये हो गए आपके सारे, है ना। नास हो गई मड़ी अंधेरे में, ठीक, तेल था, है ना। नास हो गई मड़ी अंधेरे में, तेल था, अंधेरे से सीखो मजे लो, अरुण पापा के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। 371 लिखा, 371 लिखा, महाराष्ट्र और गुजरात लिख दिया। उसके बाद लिखा 371A, नास हो गई मड़ी यानी नागालैंड, ठीक। दूसरा क्या था, नास, NSS, फिर आसाम, तो यहाँ 371B आ गया। नास हो गई मड़ी, फिर आ गया मणिपुर, फिर आ गया सी। नास हो गई मड़ी अंधेरे में, तेल तेल था, अंधेरे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, प्लस तेल से तेलंगाना, ये हो गया डी। अंधेरे से सीखो यानी आंध्र प्रदेश से सीखो, ठीक, ये हो गया ई, है ना। से सीखो से क्या हो गया, सिक्किम, ये हो गया एफ। मजे लो से क्या हो गया, मिजोरम, जी। फिर अरुण के साथ गोवा जाओ, एच, गोवा आई, और नाटक मत करो से एच। याद हो गया हमको लगता है आपको अच्छे से। क्या अब इसमें गलती होगी आपकी कभी? इस क्वेश्चन में अगर ये आ जाएगा तो अब ये 371 वाला जितना डरावना लगता था, क्या अब इसमें गलती होगी आपकी? बताइए अगर गलती हो तो। नास हो गई मड़ी अंधेरे में, तेल था, ठीक, अंधेरे से सीखो मजे लो, अरुण के साथ गोवा जाओ, नाटक ना करो। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर ये स्टेट फॉर्मेशन है, इसकी भी क्रोनोलॉजी बहुत तगड़ी है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक हमारे पास है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ मत करो इसका, बस आप स्क्रीनशॉट अभी ले करके रख लो, अपने आप पढ़ना, ठीक है। फिर इसमें जो बचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, ठीक। बहुत ही आसान ट्रिक है, और सीक्वेंस पूछे जाते हैं इसमें कि इन स्टेट की फॉर्मेशन जो है सीक्वेंस क्या था, दे देगा कि हरियाणा को कर देगा पहले, नागालैंड को कर देगा बाद में, है ना। ठीक, फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रिवर से है। अगर इतनी रिवर आपने कर ली, ये रिवर्स, ठीक, इतनी रिवर अगर आपने कर ली तो आप ये मान लीजिएगा कि बहुत ही आसानी से इसमें से एक से दो क्वेश्चन इंडियन रिवर्स के आप ख़त्म कर दोगे। कैसे? सामने देखो, पहले हम बात करते हैं घाघरा नदी की, ठीक। घाघरा नदी बस दिमाग में सेट करते चलो, घाघरा और गोदावरी में कंफ्यूज मत होना। घाघरा नदी जो होती है माप चाचुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, बस बोलते चलना, घाघरा नदी का ओरिजिन माप चाचुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। ये हो गया आपका घाघरा नदी, ठीक। दूसरा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ज़रूर देख लेना, है ना। ट्रिब्यूटरीज क्या है, पढ़ लो, सरयू, राप्ती, सेती, शारदा, भेरी, दहावर, कुआना और तिला, ठीक है। सरयू, राप्ती, सेती, शारदा, भेरी, दहावर, कुआना और तिला। फिर से बोलिए, सरयू, राप्ती, सेती, शारदी, भेरी, दहावर, कुआना, तिला, घाघरा की। गोदावरी का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर से, ये सब पूछता है। गोदावरी का जो ओरिजिन होता है वो होता है त्र्यंबकेश्वर से, और घाघरा का ओरिजिन होता है माप चाचुंग ग्लेशियर से, ठीक। घाघरा का होता है माप चाचुंग ग्लेशियर, गोदावरी का होता है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक। और ये देखो जो छपरा है ना बिहार में, छपरा में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है गोदावरी। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? बिहार में जाकर के छपरा से, ठीक है। और सासा पानी जगह एक जो है डीप गॉर्ज बनाती है महाखंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद महानदी बहुत इम्पोर्टेंट नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है महानदी, और उसमें जितनी चीज़ें याद करनी है वो सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से आपके लिखना। पहला ट्रिक, अनुवर्ती नदी है, पूछ लेगा तो आपको पता नहीं, बस याद करते चलो। अनुवर्ती डैम जो बना है, हीराकुंड डैम बना है।
अच्छा, ओरिजिन किस कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू। अब ओरिजिन को मैचिंग दे देगा एक साथ तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। घाघरा, माप चाचुंग, गोदावरी, त्रियंबकेश्वर, महानदी, अमरकंटक, महानदी अमरकंटक, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड एज दंडकारण्य, ये भी दे सकता है तो ये भी देख लेना, ठीक। दूसरा, ड्रेनेज इसका कहाँ कहाँ है महानदी का? तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पारादीप में जाकर के वहाँ से फाइनली ड्रेन हो जाती है, ठीक। तो उड़ीसा तो है ही है, और इसके साथ अगर पूछ ले महानदी एमपी में ड्रेन है कि नहीं तो बहुत लोग कहेंगे पता नहीं है कि नहीं, कन्फ्यूज़न है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ और उड़ीसा के पारादीप में जाकर के इसका समापन है। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए, ड्रेन तो ज़रूर पता कर लेना, ठीक। उड़ीसा के पारादीप में, ठीक। लेंथ मोटी मोटी देख लो, करीब 800 के आसपास इसकी लेंथ है किलोमीटर में। और निचला भाग जो है इसका वो शिप नेविगेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक। नौका चालन होता है इसका जो निचला भाग है। इतनी चीज़ आपको इससे पता होनी चाहिए, ठीक। घाघरा नदी, गोदावरी नदी, महानदी नदी, इतनी चीज़ बता दी है। इसके अलावा माथा नहीं पटकना, परीक्षा वाणी या अन्य कोई किताब छूने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, याद नहीं हो पाएगा, और जो चीज़ याद ना हो पाए वो चीज़ बेकार है। जैसे घटना चक्र है, बहुत ही अच्छी बुक है, सब कुछ है, बट लास्ट टाइम में रिवाइज़ आप कैसे करोगे? आप उसके शॉर्ट नोट्स अगर बना भी लोगे तो उन एक्सप्लेनेशंस का कैसे बनाओगे जो नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, ये बताओ। और अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो फिर इस एक्सप्लेनेशन का पढ़ने का मतलब क्या हुआ? और इसको अगर आपने शॉर्ट कर दिया तब तो समझिए फिर एक्सप्लेनेशन में जो बारीकियाँ वो तो छूट जाएंगी कहीं ना कहीं, और वो चीज़ अगर आपकी छूट जाएंगी तो फिर हमें नहीं लगता कि जीसी पढ़ने का कोई फ़ायदा बचा। इसलिए ये नोट्स एकदम कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। महानदी की सारी चीज़ आपको बता दिया। ड्रेन जरूर याद रखना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का पारादीप, ओरिजिन में अमरकंटक याद रख लेना। इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता हो जानी चाहिए ईज़िली, ठीक। गोदावरी का बता दिया त्र्यंबकेश्वर, घाघरा का माप चाचुंग, ठीक है। दामोदर की ये ट्रिब्यूटरी देख लेना ये, ठीक। कोमार बराकर नूनिया, कोमार बराकर नूनिया, ठीक। कृष्णा है, कृष्णा रिवर का देख लो आप, ठीक है। अब ये कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। पेनिनसुला की सबसे बड़ी सेकंड है। ओरिजिन है वेस्टर्न घाट से, महाबलेश्वर से। फिर देखिए ओरिजिन आ गया। तो अब यहाँ पे आप हमको ओरिजिन बताइए घाघरा का, फिर बताइए गोदावरी का, ठीक है, फिर बताइए महानदी का, महानदी का, और फिर बताइए कृष्णा का, कृष्णा रिवर का। इन सब के ओरिजिन आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ज़रूर देख लीजिए, जितने भी प्रभा वाले हैं, गंगा वाले हैं जुड़ के, वो इसमें आते हैं। और जो याद करना है वो भीमा, कोयना, मूसी, डिंडी, तुंगभद्रा, ये बेसिक आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। फिर थोड़ा सा अब मूवमेंट आ चुका है यहाँ पर हिस्ट्री का, जो बहुत लोग परेशान थे सर हिस्ट्री वाला कब आएगा, हिस्ट्री वाला कब आएगा। लो जी, सब फिर आ गए, है ना। लो जी फिर आ गए सब राजी खुशी, ये देखो आ गया, चिपक गया आके। सिर्फ रटवाना है, कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट करवाने हैं, ज्ञान नहीं देना है, प्री निकलवाना है। पहला याद कर लो, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। जिसकी जेब गरम है वही आजकल जिंदा है, जिसकी जेब गरम है वही आजकल जिंदा है, जिसकी जेब गरम है वही आजकल जिंदा है। जिंदा पीर। दूसरी, कुछ मेले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट कहीं आपको बहुत सी जगह मिलेंगे नहीं, और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जल विहार मेला, ट्रिक क्या है? बुंदेलखंड जो रीजन होता है वहाँ देखोगे जल की दिक्कतें रहती हैं, तो यहाँ समझ लो कि भैया अगर वहाँ जल की बहार आ जाए
तो वहाँ पे मेला लगा दिया। तो जल विहार मेला कहाँ हो गया? बुंदेलखंड में। बलदेव छठ फरीदाबाद हरियाणा। बलदेव मतलब क्या? जैसे कहाँ, जैसे आप ये कि हरियाणा में क्या है, डेयरी है ना, नेशनल डेयरी वाला जो है वहाँ पर एक सेंटर है, तो वहाँ दूध ज़्यादा है ना, मतलब अच्छी फिजिक है जो बच्चे हैं जो है स्पोर्ट्स में और उसमें, तो क्या है, बल है, समझ ऐसे ट्रिक कर लो कि वहाँ पे लोगों के पास बल है, बलदेव है ना। तो HR फरीदाबाद हो गया। ठीक, ये दो चीज़ याद करा दिया भैया। जल की कमी बुंदेलखंड में है, वहाँ बिहार है, बाहर आ जाए तो मेला लग जाएगा। बटेश्वर कहाँ है? बटेश्वर मेला कहाँ है? आगरा में है। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। बटेश्वर कहाँ है? आगरा में है। बलदेव हरियाणा में। जल विहार बुंदेलखंड में। इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक, बटेश्वर आगरा। अच्छा, नौचंदी मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, नवरात्र भी चल रही है, तो याद करो नौचंदी मतलब माता के नाम से है। कहाँ पे है? मेरठ में है, नवरात्र में होता है। और हिंदू और मुस्लिम एक ऐसा मेला जहाँ दोनों आते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि जो नौचंदी, बटेश्वर मंदिर कहाँ है? बताना, आगरा में। जल विहार बुंदेलखंड। बलदेव फरीदाबाद हरियाणा। नौचंदी मेरठ, हिंदू मुस्लिम बोथ एट नवरात्र में लगता है मेरठ में। ठीक, फुलडोल मेला राजस्थान। फुलडोल भेड़वाड़ा राजस्थान। बटेश्वर आगरा। ठीक, तो इसमें दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक शुक्रताल और एक फुलडोल। अगर इन दो को आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हो तो हर क्वेश्चन में आप लड़ा ले जाओगे अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके जो मेन है वो हमने बता दिए हैं, जल विहार, बलदेव, बटेश्वर। नौचंदी भी इम्पोर्टेंट है, मेरठ। और फुलडोल कहाँ पे? फुलडोल आएगा भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर। ठीक, अब देखो क्या होता है कि 1833-21वीं में यूपी के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? पहले क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक, इसी के अंदर यूपी था और इस टुकड़े को, इस पोर्शन को उठा करके 2833 में बाहर कर दिया गया। और क्या नाम दे दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो पहले क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके अंदर एक पार्ट था उत्तर प्रदेश, उसको उठाया गया 1833 में, बाहर ले गया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इम्पोर्टेंट है, कहीं मैचिंग में स्टेटमेंट में आपसे भेटा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, बनारस रिबेलियन एक क्वेश्चन आता है। ठीक, जब पेपर थोड़ा घुस के पूछता है फैक्चुअल, तो बनारस रिबेलियन धर देगा तो अच्छे अच्छे जो हैं उठ खड़े होंगे अपनी सीट से। तो याद रखना है कि बनारस रिबेलियन भी आपने पढ़ा है। 1780-81 याद रख लो, 1780-81। किसके किसके? राजा चेत सिंह थे और इधर वारेन हेस्टिंग था। ठीक, तो वार कैंसिल हुआ और 5 लाख हो गया, है ना। किसने? वारेन हेस्टिंग से 5 लाख डिमांड किए युद्ध ना करने के लिए। सोचिए आप बात को, है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा कि बनारस रिबेलियन की जब बात आएगी तो कुछ फैक्ट्स आपको दिमाग में अपने सेट कर लेने हैं बिना देरी किए। अमाउंट याद रख लेना 5 लाख, राजा चेत सिंह और वारेन हेस्टिंग याद रख लेना, और ये डेट याद रख लेना 1780। तब फिर आपसे जो है कोई गलती नहीं होगी, है ना। भीतरगांव टेम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कानपुर में है, गुप्ता पीरियड के दौर पर बनाया गया था। सेंचुरी 506 सेंचुरी, मैचिंग में आ सकती है। ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, याद रखना है आपको, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है। जीआई टैग यूपी में हाईएस्ट है और सेकंड नंबर पर शायद तेलंगाना ऐसा समथिंग है। पहला हाईएस्ट यूपी इंडिया में जीआई टैग यूपी में चल रहे हैं। कितने, अगर गलत नहीं है करंट फैक्ट हमारा,
ठीक, एक बार आप चेक कर लेना। तो शायद 77 GI टैग्स हैं यूपी में। ठीक, कमेंट कीजिएगा आप भी इसको ज़रा एक बार देख के। लेटेस्ट मैंने तो बता दी कि 77 लेटेस्ट है आज की डेट में। ठीक, आज की डेट में 25 सितंबर 2025 का मैं बता रहा हूँ, लगभग 77 GI टैग हमें हमारे हिसाब से हैं। एक बार आप चेक कर लेना। ठीक, इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, करंट का डेटा है, चेंज होता रहता है, कहीं जब तक मैं बताऊँ तब तक 2 बढ़ गए हों। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। भीतर गाँव याद रखना तो गुप्ता पीरियड याद रख लेना, 5 सेंट याद रखना, ओल्डेस्ट ब्रिक याद रखना, कानपुर याद रखना। ठीक, अब देखो थोड़ा सा गेहूं और जौ की अगर बात करें तो ओल्डेस्ट कहाँ है, मेहरगढ़ पे पाया गया। और लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर में। यहाँ क्या मिले, चावल। ये दो चीज़ आप देखेंगे ना, कंफ्यूज करता है कि ओल्डेस्ट जो गेहूं और ओल्डेस्ट जो जौ है, बारले है, इसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो क्या बताओगे, मेहरगढ़ में। और जो लहुरा देव संत कबीर नगर है, वहाँ से क्या साक्ष्य मिले आपको, चावल के मिले ओल्डेस्ट। तो ये आप पढ़ लेना, मेहरगढ़ से मिले, मेहरगढ़ से गास गेहूँ और जौ बारले, और लहुरा देव से आपको मिल गए चावल। अब 16 महाजनपद हैं, जिसमें से 8 महाजनपद यूपी में हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो आपको 16 जनपद तो पता ही होने चाहिए, लेकिन यूपी बीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 8 के 8 जो हैं ये यूपी वाले कौन से, ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, 8 के 8 आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं कि इनका जो उल्लेख है या जो मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, बौद्ध में और जैन ग्रंथ में भी। और जैन का क्या है, भगवती सूत्र, और बौद्ध का क्या है, अंगुत्तर निकाय। ये भी पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। देखिए हर एक नोट्स में, हर एक पॉइंट्स में जो नोट्स हैं ये ना, ये आपको मतलब समझिएगा हम रामबाण है, इसकी हर एक लाइन में क्वेश्चन है। ये आपको एज इट इज़ लाइन बाय लाइन चिपकाना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बनेगा ही, टोटल जनपद यूपी में कितने, कहाँ कहाँ मिलता है। देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कहाँ कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। दे देगा सिर्फ बौद्ध में, सिर्फ बुद्ध में, दोनों में, या किसी में नहीं। बन गया क्वेश्चन, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, आप देखेंगे अक्सर, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किससे रिलेटेड है, जैन से। कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में डाल दिया, मैचिंग में दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बौद्ध ग्रंथ से है अंगुत्तर निकाय और जैन से है भगवती सूत्र। ठीक है, बौद्ध से है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म ऐसे लिखा जाता है, BA डिग्री होती है, बौद्ध धर्म से हो गया अंगुत्तर निकाय। और JBL साउंड होता है, JB और L। तो J से जैन और B से भगवती सूत्र। ठीक है, यूपी में जो 8 हैं, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन। फिर से एक बार आप बोल लीजिए तो माइंड में आपके कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाएगा। क्या क्या, काशी, चेदी, मल, ठीक, हेवत्स, कुरु, पांचाल, कौशल और सूरसेन। ठीक, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन। ठीक, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, CIP, सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरू में, कैपिटल लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि जो इंटरनेशनल पोटैटो है, ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो जो है वो आपकी पेरू लीमा में है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान जो है रिसर्च, नेशनल पोटैटो रिसर्च हेडक्वार्टर जो है आपका कुफरी शिमला में है।
हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल चावल का जो रिसर्च है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉस बेनोस फिलीपींस में, ठीक। और इसका जो साउथ एशियन हेडक्वार्टर है वो है आपका वाराणसी में, ठीक। अब आप खुद अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, फर्जी नहीं उठा के लिख दिया गया है, ये पूछा गया है कई बार और बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि एक बार इसे ये पूछा गया है तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इससे रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पूछ ले तो भाई पेरू की कैपिटल लीमा में टिक मारना। राष्ट्रीय पूछे तो कुफरी हिमाचल चले जाना। चावल का पूछे तो फिलीपींस के लॉस बेनोस में चले जाना। साउथ एशियन पूछे तो वाराणसी आके घुस जाना, ठीक। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है ये कौन देता है? जी से ग्लोबल, जी से जर्मन। देख रहा है तभी देखेगा, तभी वो रिस्क को बता पाएगा, ठीक है। मैचिंग में है, अब आपसे पूछ ले इन्वायरमेंट एक्ट पूछ ले, फॉरेस्ट एक्ट पूछ ले, प्रोजेक्ट टाइगर पूछ ले, एलिफेंट प्रोजेक्ट पूछ ले, और साथ में घुसा दे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, है ना। तो क्या बताओगे? 2005, ठीक। तो 40 मिनट की क्लास हो गई है। ये 40 मिनट की क्लास आपके 3 घंटे के कंटेंट के बराबर है। ये मत सोचना कि 40 मिनट की क्लास है। आप इसको 2x में देखोगे तो सिर्फ 20 मिनट आपके लिए, और इस 20 मिनट में आपको 3 घंटे की मेहनत, अगर आप अकेले पढ़ोगे तो जो 3 घंटे में निकाल पाओगे ना मटेरियल, वो आपको दिया गया है, ठीक है। देखें बैटरी आप देख ही रहे होंगे थोड़ी सी लो है, ठीक। तो पेन डाउन करते हैं अब इस क्लास को, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है ना। फैक्चुअल बहुत ज़्यादा, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा में आप क्रैश कर जाओगे, ठीक। अभी 1-2 दिन और थोड़ी चैन की सांस लो, मतलब आराम आराम से करिए, फिर देखते हैं। दौड़ाना तो है ही है। ये जो यूपी के 8 महाजनपद हैं, ये पता होना चाहिए, साथ में इनकी कैपिटल भी रटी होनी चाहिए। एक एक चीज़ कहीं कुछ बचेगी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। बाकी 16 के कैपिटल, 16 वो महाजनपद यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ जो है आपको एकदम रटी होनी चाहिए। तो ये क्लास आप देखना 1.5x में लगा करके, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहीं से अपडेट, कट ऑफ सब एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट जितना बेस्ट हो सकता है प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। धन्यवाद।